साल 2024 कई एतबार से ये यादगार साल रहा है। इस साल की ख़ास बात ये थी कि इस एक साल में दुनिया के 80 छोटे बड़े ममालिक में इलेक्शन का इनेकाद हुआ। यानी साल 2024 में दुनिया भर के 4 अरब से ज़ायद लोगों ने वोट कास्ट किया। इस दौरान कहीं पर ब्रिज उल्टे, कहीं बाजियां पलटी, कहीं पर हुकूमती वज़रा पर वही मेहरबानियां हुई और यूँ दुनिया भर में 2024 को तब्दीलियों का साल करार दिया गया। पाकिस्तान, भारत, अमेरिका और ईरान में भी ये साल आम इंतखाबात का था। अब अगर बात की जाए भारत, ईरान और अमेरिका की, तो ये वो ममालिक जिनसे राय रस्म रखने या ना रखने की बुनियाद पर पाकिस्तानी खारजा पॉलिसी पूरे खत्ते के लिए अहम तरीन होती है। ठीक इसी तरह अमरीकी इंतखाबात में डोनाल्ड ट्रंप की फतह भी दुनिया के लिए नई तब्दीलियों का पेशखेमा करार दी जा रही है। एब्सोल्युटली। इसी पे हम ज़रा अब बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जमील अहमद ख़ान, जो कि सीर है। और बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। एक ऐसा साल कि जिसमें कहा जा रहा था कि ये साल हक़ राय दही का साल करार दिया जाएगा आने वाले वक्तों में। हम इलेक्शंस पे भी बात करेंगे और क्या कुछ दुनिया के मंजरनामे पे तब्दीली आई है डॉक्टर साहब। हमने देखा पाकिस्तान में इंतखाबात हुए, भारत ने एक बार फिर जो उनकी वही जो पॉलिसी हिंदुत्व उसी को उन्होंने कंटिन्यू रखने का मैंडेट दिया। ईरान में हुए और उसके साथ साथ अमेरिका में ट्रंप दोबारा वापस आए। तो बैनुल अक़वामी मंजरनामे पे इस साल को कैसे देखते हैं इलेक्शंस के पर्सपेक्टिव से? पहले तो सुबह बखैर और साल नौ की आमद बखैर। जी, ये बिल्कुल एक साल भूचाल वाला साल रहा और अगला साल हमारी तमन्ना दुआ है कि ऐसा ना हो, लेकिन उम्मीद कम नज़र आती है। अब बात कर लेते हैं, थोड़ा सा अहाता कर लेते हैं। आपने खुद अपने इंट्रो में बयान किया कि इस वक्त इलेक्शंस कितने हुए। इन इलेक्शन की एक ख़ास इनफरादी बात यह है कि दुनिया राइट विंग के तरफ जा रही है। इन इलेक्शनों में आप यूरोप में देखें, मुख्तलिफ जगहों पर देखें, और गो के डेमोक्रेसी है अमेरिका में, लेकिन वहाँ भी राइट विंग प्रिवेल करता नजर आ रहा है, बल्कि कर गया है, खासतौर पर डोनाल्ड ट्रंप के इंतखाब से। अब इसका इम्पैक्ट और जाहिर है, इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ता तो है अमेरिका के सदर के इंतखाब से और वहाँ की पॉलिसी से, और पाकिस्तान जैसे ममालिक पर इसका ज़्यादा असर पड़ता है, क्योंकि ज़्यादातर हमारी डिपेंडेंस उन इदारों पर है जिसका कंट्रोल अमेरिका के पास है, जैसे IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, अमेरिका से बायलैटरल रिलेशन हो गए, UN में कोई करारदाद पास होने जा रही है, वहाँ ये तमाम चीज़ें मुनसर होती हैं। मिडल ईस्ट में क्या हो रहा है, मिडल ईस्ट में अमेरिका का कितना इन्फ्लुएंस है, उसका हम पर क्या असर पड़ता है, इब्राहिम अकॉर्ड का क्या होने वाला है। यानी कि अब जब इब्राहिम अकॉर्ड की बात ही हो रही है, तो उसकी वजह से जो पूरे खित्ते में एक सरासमी सी फैली हुई है इजराइल की वजह से, पूरे खित्ते में पहले तो हमास, जहाँ के 50,000 अफराद की शहादत मुकम्मल होने वाली है। बड़े इसे भारी दिल के साथ आदमी इस चीज़ को बयान करता है। ये कहना आसान, लेकिन इसको सोचना बहुत मुश्किल है। और हमारी सपोर्ट और हमारी दुआएं और हमारी तमन्ना और हमारी मेहनत और हमारी काविश उन फ़लस्तीनियों के लिए है जो कि अपनी जानों का नजराना पेश कर रहे हैं अपने इस स्ट्रगल में। और अब उनके तकरीबन 46,000 के करीब हम बात हो चुकी हैं। और ये भी जुल्म और बर्बरियत कल रात को भी और होती है। उसका बाद में असर ये हुआ कि लबनान पे चढ़ाई हो गई है। लबनान के बाद सीरिया भी आ गया है। आगे किसकी बारी आती है? ईरान का इंतखाब हुआ है अगली बारी का। देखिए कि कब आती है, आइंदा दिन चंद दिनों में आती है, चंद हफ्तों में आती है, ज़्यादा देर नहीं नजर आता। अब आ जाते हैं बात के पाकिस्तान क्या इन तमाम तपिश को बर्दाश्त करने के लिए मनसूबाबंदी कर बैठा है। मेरे नज़र में, मैं काफ़ी अफसरों से मिलता रहा, मेरे नज़र में अभी उस प्रेपरेशन में, उस तैयारी में बहुत ज़रूरत है मेहनत की, बहुत ज़रूरत है विजुलाइजेशन की, काबिल अफसरों की, जिसकी कमी नज़र आ रही थी मुझे मौजूदा मेरे इस्लामाबाद के बजट में भी। तो हमें तो पहले इसके लिए तैयार होना चाहिए, क्योंकि ये वो अवामिल हैं जो कि साल 9 के दरमियान शुरू होने वाले हैं। लेकिन आप बात कर रहे हैं 2024 की। 2024 में मैंने आपको बता ही दिया, मिडल ईस्ट का, यूक्रेन की वजह से जो कमोडिटीज़ की महंगाइयाँ हुई, अब थोड़ी सा उसका असर कम हुआ है, ख़ासतौर पे गंदम पर, लेकिन और बाकी चीज़ों पर अभी उसका होना बाकी है। फ्यूल पर भी अच्छा असर हुआ है कि फ्यूल की प्राइस से भी कम होना शुरू हो गई, लेकिन आगाज़ में साल के आपने देखा कि काफ़ी ज़्यादा थी।
अपने वतन अजीज में 2546 के करीब अफराद वो जहाँ बहक हुए, मुख्तलिफ इंसिडेंट्स में बेगुनाह अफराद जहाँ बहक हुए। टेररिस्ट की जो है वो सिर्फ मारे गए 934 के करीब। ठीक है। तो ये अच्छा डॉक्टर साहब, इस पे तो हम हाँ, इस पे हम ज़रूर बात करेंगे। एक और बैनुल-अक़वामी मंजरनामे ख़ासतौर पे हमारे ख़ित्ते में बहुत बड़ी चेंज आई, एक बहुत बड़ा शिफ्ट, एंड दैट इज़ पाकिस्तान एंड बांग्लादेश पॉलिटिकल टाइज़। इस पूरे वाक़े को शेख हसीना वाजिद का फॉल होना, उनका वहाँ से राह फ़रार इख्तियार करना, फिर डॉक्टर यूनुस का वापस आ जाना, और फिर पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान कई सालों से जो एक डेडलॉक बरकरार था, अब वो दोबारा से द थॉ इज़ फ्रीजिंग आउट, पिघल रही है बर्फ़। तो कैसे देखते हैं इसको आप? ये इतनी खुश आइन बात, ये खुदा का एक तोहफा है कि तसल्लुत था इंडिया का बांग्लादेश पर, यहाँ तक कि वहाँ के अफसरान, वहाँ के सेक्रेटरी जब पोस्ट होते थे तो इंडिया की इंटेलिजेंस उसकी कहती थी कि इसको फलानी जगह लगा दो और इसकी फलानी जगह लगा दो वहाँ। तो इस हद तक उनका असर रसूख था इंडियंस का। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो जज्बा दिखलाया है बांग्लादेश के हमारे भाइयों ने, वो जज्बा वही है जो पाकिस्तानियत का जज्बा था जब पाकिस्तान उनके आबा व अजदाद ने बनवाया था। आप अगर देखें तो करारदाद पाकिस्तान वो भी बांग्लादेश के ये काबरीन ने उसकी रेजोल्यूशन पेश की थी। 1906 में कायद आज़म साहब के साथ कदम से कदम मिलाना शुरू किया। ये भी वहीं के काबरीन थे, ख्वाजा नाज़मुद्दीन हो गए, मौलाना भाषानी हो गए, फजलत हो गए, आप नाम लें, सारे चीदा नाम आपको बांग्लादेश। तो वो उनकी जो इस वक्त पौध है, अगली जनरेशन है, उनकी औलादें हैं। आप अंदाज़ा करें कि कुदरती तौर पर उनके दिल में जज्बा आ गया। अब रहा सवाल, क्या पाकिस्तान जिस तेज़ी से कदम बढ़ाना चाहिए उन राहो रस्म को इस्तेमाल करने के लिए, जिससे हमें इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी होंगे, जिससे हमें कल्चरल बेनिफिट भी होंगे, जिससे हमें जियो पोलिटिकल बेनिफिट्स भी होंगे, हमारी सुस्ती वहाँ भी रही। और अल्लाह करे कि 2025 में वो सुस्ती हमारी ना रहे। जिस तरीके से उन्होंने जिना डे वो मना रहे हैं, पाकिस्तान के नगमा बांग्लादेश में वो लगा रहे हैं, हम अभी तक वीज़ा फ्री नहीं कर सके, हम अभी तक जहाज़ का वहाँ कॉरिडोर नहीं दे सके। हमें पता है कि वहाँ चाइना का कितना ज़्यादा सी पैक का सिलसिला शुरू हो गया है। हम सी पैक और BRI में हैं, हम सी पैक कॉरिडोर के लिए कोशिश नहीं कर रहे हैं, एयर कॉरिडोर के लिए, सी कॉरिडोर के लिए, कल्चरल एक्सचेंज के लिए, जो पुराने हमारे प्रोफेसर्स, लेक्चरर्स, हमारे वहाँ के जो आर्टिस्ट हैं, उनके एक्सचेंज के लिए। हम इसको जितना जल्दी करेंगे उतना जल्दी हमें दोनों ममालिक को इस्तेफादा होगा। और बांग्लादेश को पता है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश अगर अपनी राहो रस्म उसी तरह मना लें जिस तरह उनके आबा अजदाद के जज्बात थे, तो ये दोनों मुल्क बहुत ताकतवर हो जाएंगे। माशी लिहाज से भी, कल्चरल लिहाज से भी, अस्करी लिहाज से भी ये बहुत ताकतवर हो जाएंगे। तो इसमें मैं समझता हूँ कि हमें कोशिश करनी पड़ेगी, हमारे फॉरेन ऑफिस को भी कोशिश करनी पड़ेगी, और हमारे जो लीडरान हैं इस वक्त ईवानों में बैठे हुए हैं, ईवान सदर और प्राइम मिनिस्टर हाउस में, उनको भी इसमें ज़्यादा मुतहरिक होना होगा। ठीक है, ये तकरीर के लिहाज से बड़ी अच्छी बातें सुनने में आती हैं, लेकिन मैंने जो आपको स्टेप्स बताए उन स्टेप्स में बड़ी अभी कमी बाकी है और वो तेज़ी नज़र नहीं आ रही। इससे पहले कि वो मदम हो जाए, इंडिया दोबारा कोशिश कर रहा है अपनी राह रस्म बरकरार रखने के लिए, वो कि मुश्किल नज़र आ रहा है आसानी से, लेकिन अगर हमने वो स्पेस नहीं लिया तो कोई और ले जाएगा। तो लिहाजा हमें इसमें हमें जो है वो तेज़ी दिखानी चाहिए। डॉक्टर जमील, थैंक यू सो मच, और एडवांस में वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू यू सर। बहुत शुक्रिया आपका, और उम्मीद करते हैं अगले आने वाले साल में भी आपका ताउन इसी के सारी रहेगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर जमील हमारे साथ मौजूद थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।